स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि आप सभी का जो 5 सेट हर एक सब्जेक्ट का जो है मॉडल पेपर जारी हो चुका है। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग सेट 1 सेट 2 सेट 3 का साइंस का जो है मॉडल पेपर को सोल्यूशन कर लिए थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है विज्ञान यानी कि साइंस का दोस्तों मॉडल पेपर का सेट 4 आज के इस वीडियो में फुल सोल्यूशन करने वाला है, वो भी दोस्तों एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। जितना दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर दोस्तों पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जिस प्रकार से दोस्तों यहां पर क्वेश्चंस दिख रहा है मॉडल पेपर का दोस्तों सेम इसी प्रकार का आपको क्वेश्चंस पेपर में भी क्वेश्चंस रहने वाला है। चलिए दोस्तों यहां पर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न कहता है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें। देखिए यहां पर क्या बोला, प्रश्न अच्छी तरह समझिए। कहता है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज, ठीक है, वास्तविक भी हो और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को कौन लेंस में, तो उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखें। अगर दोस्तों यही आप सभी का अगर दर्पण की बात आता है तो हम लोग केंद्र पर रखते हैं, लेकिन उत्तल लेंस की बात आए तो दोस्तों हम लोग कहां रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, यानी कि 2f पे रखें। ठीक है, यानी कि फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। ठीक है, क्योंकि आपका जो 2f इसका जो, क्योंकि हम लोग जो उत्तल लेंस में यहाँ पर केंद्र को क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको 2f कहते हैं, यानी कि इसका जो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2 नंबर कहता है, क्या कहता है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो ध्रुव और दोस्तों यहाँ रहा आपका कोई भी दर्पण मान लीजिए, अवतल दर्पण मान लीजिए। ठीक है, ये रहा दोस्तों आपका यहाँ पर क्या है, ध्रुव है, और ये आपका है वक्रता केंद्र यानी कि सी है। तो ये वाला दोस्तों इसको मिलाने वाला जो रेखा है इसको हम लोग दोस्तों प्रिंसिपल एक्सेस यानी कि मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 3 नंबर कहता है कि दाढ़ी बनाने में, ठीक है, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में दोस्तों कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे, तो अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर कहता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ठीक है दोस्तों, ये दोनों का दोस्तों फोकस दूरी अलग अलग होता है। अवतल लेंस बोले या अवतल दर्पण बोले दोनों का फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। उत्तल लेंस बोले या उत्तल दर्पण बोले दोनों का फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर। 5 नंबर कहता है कि अवतल दर्पण, ठीक है, द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जब वस्तु को कहां रखें। तो ऐसा एगो केस होता है दोस्तों अवतल दर्पण में, ठीक है, कि अगर हम लोग जो ये रहा आपका P रहा, ये आपका C रहा, ये आपका F रहा, अगर जब दोस्तों आप पोल और फोकस दूरी की यानी कि P और F के बीच में अगर वस्तु को रखेगा तो इसका आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा बनता है। तो कहां रखने पर, P तथा F के बीच में रखने, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर कहता है कि आंख के रंगीन भागों को क्या कहते हैं। तो आंख के दोस्तों रंगीन भागों को क्या कहते हैं, तो आइरिस कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो। ठीक है, परितारिका इसका राइट आंसर होगा। चलिए 7 नंबर कहता है कि सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है। एक होता है निकट, एक होता है दूर। तो निकट दोस्तों आप सभी जानते हैं 25 सेंटीमीटर होता है, आज की इस वीडियो में दूर जान लीजिए। तो यहाँ पर सामान्य नेत्र का दूरबिंदु होता है क्या होता है, अनंत होती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर कहता है, क्या कहता है, कहता है कि प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच, ठीक है, लगभग कितने मिनट का अंतर पाया जाता है। प्रतिदिन सूर्योदय होता है और सूर्यास्त के बीच में लगभग दोस्तों यहां पर प्रतिदिन 2 मिनट का अंतर पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 9 नंबर कहता है कि दृष्टि दोष मुख्यतः कितने होते हैं, यानी कि दृष्टि दोष के प्रकार कितने हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अब 10 नंबर कहता है, एक आपका न्यूमेरिकल पूछ दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतक, ठीक है, 220 वोल्ट और 220 वोल्ट, ठीक है, 100 वाट का है। तो यहां पर पूछ दिया कि जब इसे 110 वोल्ट प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी, यानी P पूछा है कितना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर हम लोग I का मान निकालेंगे, I आपका कितना होगा। तो I दोस्तों हम लोग यहां से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक सूत्र होता है P बराबर होता है VI। ठीक है, P बराबर VI। P दोस्तों आपका है 220 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी P आपका कितना, P आपका जो है 100 वाट दिया गया है। ठीक है, तो 100 वाट यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। V आपका दोस्तों 220 वोल्ट दिया, 220 हम लोग लिख देते हैं, और हमको निकालना है I, निकालना है I हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब I बराबर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों I बराबर जो हो जाएगा 100 बट्टे में क्या हो जाएगा, 220 हो जाएगा। ठीक है, 100 बट्टे में
220। अब इसको काटेगा तो 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 5 दूना का 10, यानी 2 से काटेगा तो 5 बार में, 2 से काटेगा तो 11 बार में। तो यहाँ पर हम लोग आई निकालने, कितना निकाले तो 5/11 निकला। अब चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट जो पूछता है कि शक्ति कितना होगा जो है जब 110 वोल्ट प्रचलित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग पी निकालना, पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर हम लोग अभी निकालने वी आई हो जाएगा, ठीक है। चलिए पी निकालना है, भी कितना है इसमें 110 दिया गया, 110 लिख दीजिए। और आई आपका कितना है दोस्तों, आई आपका है 5/11। तो 11 10 का दोस्तों 110 हो गया, 10 25 हो गया 50, यानी पी दोस्तों आपका कितना निकला 50 निकले, 50 वाट निकल लिया, ठीक है। कौन वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न कहता है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक सूत्र का ज्ञात होना जरूरी है। क्यू बराबर होता है दोस्तों 1 Ne होता है, ठीक है। यानी कि क्यू क्या होता है तो कुल आवेश होता है, एन क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन का नंबर को दर्शाता है। तो इसके आधार पर आपको बताना है क्या एक कूलम में कितना आवेश होता है, ठीक है। चलिए क्यू बराबर क्या था, Ne था, हम लोग लिख लिए। क्यू कितना है दोस्तों, एक कूलम है, एक कूलम हम लोग लिख लिए, एन का एन हम लोग लिख लिए। ई क्या यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है तो 1.6 × 10 का पावर -29 कूलम चार्ज होता है, ठीक है। तो सी से सी कट गया, तो यहां पर 1 बराबर क्या आया, एन गुना 1.6 × 10 का पावर -19, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों एन बराबर हो जाएगा 1/1.6 × 10 का पावर -19, ठीक है। इतना याद रखिएगा, आगे का प्रोसेस हम लोग बनाते हैं। तो दोस्तों मोबाइल पे यही एक दिक्कत होता है, ठीक है, बार बार मिटाना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो का एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करना है, तो एन बराबर क्या था आपका, तो 1, ठीक है, बट्टे में था 1.6 × 10 का पावर -19, ठीक है। ये -19 वाला है दोस्तों, इसको हम लोग ऊपर भेजेंगे ताकि इसका जो है पावर जो प्लस का हो जाए, ठीक है। तो 1.6 × क्या हो जाएगा 10 का पावर -19, ये आपका प्लस में हो गया, ठीक है। ये पॉइंट है दोस्तों, इसको पॉइंट हम लोग हटा देंगे तो यहाँ पर आपको 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 होगा दोस्तों ये 10 है और नीचे आपका 16 है, तो क्या करेंगे 19 से एक 0 यहाँ पर ले लेंगे, यानी कि आपका हो गया 100। तो यहाँ पर हम लोग मिटा के लिखते हैं किस प्रकार से होगा, तो एन बराबर होगा क्या होगा 100/16, ठीक है। और गुणने में तो 10 का पावर 19 था, तो एक हम लोग ले लिए 0, तो 10 का पावर 18 बचा। इसको भाग लगाएगा तो दोस्तों 6.25 × 10 का पावर 18 निकलेगा, ठीक है। कौन वाला ऑप्शन में दिख रहा है 6.25 × 10 का पावर 18, तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों आपको आंसर को याद रखना है, ठीक है। ये आपका अगर सब्जेक्टिव में रहेगा तो इसी प्रकार से बनाना है, डरना मत है, ठीक है। ऑप्शंस में दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। अगर आपके हिसाब से जो भी सही होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, लेकिन दोस्तों अगर सब्जेक्टिव में रहेगा तो पूरा इसी तरह से बनाना, पूरा यहाँ पर इस तरह से क्लियर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर, ठीक है। कहता है 12 नंबर कि चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, तो क्या होता है चुंबक के ध्रुव पर अधिक प्रबल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि 13 नंबर कहता है कि उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु तो पवनों का न्यूनतम वेग होना चाहिए, कितना होना चाहिए तो 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, ठीक है। 15 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 14 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों कि अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया क्या होती है, तो अम्ल और क्षारक दोनों जब अभिक्रिया करता है साथ में, तो इसको दोस्तों हम लोग उदासीकरण कहते हैं, जो कि जो है क्या करता है अभिक्रिया करने के पश्चात लवण और जल का निर्माण करता है, ठीक है। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, उदासीकरण। 15 नंबर कहता है कि शाक और सब्जियां का विघटित होना, कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो सब्जियां जब कंपोस्ट होती है दोस्तों इसका विघटित होता है तो इससे ऊष्मा निकलता है, और ऊष्मा जब भी निकलेगा तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया उसको हम लोग कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। 16 नंबर कहता है BaL2N + Na2SO4, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बन गया VaSO4 और 2NaAl बन गया किस प्रकार की अभिक्रिया। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, क्या रखना है सर, जो Ba है सर ये SO4 के साथ अभिक्रिया कर लिया, और यहाँ पर सर N जो है ये L के साथ अभिक्रिया कर, यानी कि BaSO4 बना लिया सर, 2AN बना लिया। क्या हो रहा है दोनों तरह से अदला बदली कर रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि तुम मुझे दो और हम ये वाला देंगे, ये बोल रहा है तुम मुझे दो, ये वाला हम बोल रहा है कि हम तुम्हें देंगे, ठीक है। यानी दोस्तों क्या हो रहा है दोनों तरफ से यहाँ पर क्या हो रहा है तो अदला बदली और यानी कि द्विप विस्थापन हो रहा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 17 नंबर कहता है कि उदासीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होता है, उदासीकरण अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है, अभी हम आपको बताएं, अभी हमने क्या बताएं कि जब आपका जो उदासीकरण अभिक्रिया इसके पश्चात बनता है लवण एवं जल बनता है, यानी सी इसका दोनों हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर कहता है दोस्तों काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी बच्चा वाला सवाल है, तो ये नहीं आएगा तो क्या आएगा आपको पता, ठीक है।
ABCD दिया गया जिसका pH मान क्रमशः दिया गया है 2, 7, 10, 14, इनमें से कौन सा पदार्थ अम्ल है। अम्ल किसको कहेंगे, जो 7 से लेस होगा, 7 से कम होगा, जो 7 से ज्यादा होगा उसको क्षारक। तो 7 से कम है 2 है, 2 आपका इसका जो यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब 19 नंबर कहता है कि एन क्या बोलता है कि एंटेसिड का उदाहरण। ठीक है, तो एंटेसिड का उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, और बेकिंग सोडा, यानी सी ऑप्शन इसका दोनों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 20 नंबर कहता है कि कौन सा पदार्थ क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजन चूर्ण बनाता है। तो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजन चूर्ण कौन बनाता है, तो बुझा हुआ चूना बनाता है, जिसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 21 नंबर क्या कहता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड के, ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है क्या है। आपको पता है दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड जो है ये अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अम्ल है आपका Al2, ठीक है, और यहाँ पर O3 ये तो आपका है, और लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर ZNO के जगह दोस्तों 2NO लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ZNO लिखना चाहिए और ZNO ये होगा, तो यहाँ से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 22 नंबर कहता है कि कांसा का मिश्र धातु है। तो कांसा का मिश्र धातु होता है दोस्तों कॉपर और टीन होता है। ठीक है, यानी कि SN होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 23 नंबर कहता है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और मैं आपको बताया था कि यहाँ पर बोलता है चाकू से काटे जाने वाला धातु है। तो 3 को दोस्तों धातु है जो चाकू से काटा जा सकता है, कौन कौन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, यानी ऑप्शन से ऑप्शन बी ऑप्शन सी इसका सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर कहता है इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28287 है। 287 किसका है, तो दोस्तों आपको बताना है। देखिए अगर दोस्तों इसको पूरा जोड़ दीजिएगा तो ये 17वें नंबर पर आता। तो किसका परमाणु संख्या 17 होता, कौन सा तत्व का, तो यहाँ पर आपको पता होगा क्लोरीन का सर 17वां नंबर आता है, यानी परमाणु संख्या पर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब एक आपका बच्चा वाला सवाल पूछा और नहीं बताया तो बहुत ज्यादा गुस्सा पड़ेगा। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दीजिए क्या हो। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में कि सर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, कमेंट कीजिए जल्दी से। ठीक है, 25 नंबर कहता है कि निम्न में कौन सा कथन असत्य है। तो बोलता है दोस्तों कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध और तथा त्रिबंध होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। असंतृप्त में क्या द्विबंध और त्रिबंध दोनों होता है। ठीक है, और क्या मीथेन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, नहीं, मीथेन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, CH4 आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऑप्शन इसका जो है बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बोल दिया असत्य तो ये आपका असत्य है। और सी नंबर का था दोस्तों एल्काइन का जो सामान्य सूत्र है CnH2n-2, ये तो बिल्कुल राइट है। और जैसे एक मिक्स यहाँ पर मिस प्रिंट कर दिया कि एल्काइन का सामान्य सूत्र बोल दिया, यहाँ पर दोस्तों एल्काइन के जगह एल्केन लिखना चाहिए था उसे। ठीक है, एल्केन लिखना चाहिए तो सब का सही होता, लेकिन बोला असत्य, तो यहाँ पर 20D हो जाए। लेकिन आप किससे कीजिएगा तो समझ लीजिए कि एग्जाम में आएगा तो अच्छी तरह से समझ के आपको टिक करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 26 नंबर। ठीक है, कि बेजिन का अनुसूत्र होता है दोस्तों, बेजिन का अनुसूत्र कैसा होता है, तो C6H6 होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है कि नहीं, बोलेगा सर इसी प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पर एक यहाँ पर एक इसी प्रकार का बेजिन का अनुसूत्र होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। ठीक है, C6H6 जैसे कि संरचना दोस्तों हम आपको बना के बता दिए। ठीक है, 27 नंबर कहता है इनमें से कौन सा तत्व अधातु है। यहाँ पर बोरोन, ठीक है, सिलिकॉन और अधातु नहीं है बोला। ठीक है, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम तीनों का तीनों अधातु है, लेकिन हाइड्रोजन अधातु नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है दोस्तों एक एक गैस है। ठीक है, चलिए अब 28 नंबर कहता है कि पायरुवेट के विखंडन से यह, ठीक है, CO2 H2O तथा ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया होती है कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 29 नंबर कहता है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधे में दोस्तों वाष्पोत्सर्जन यानी कि पत्ते यानी कि पत्तियां भाग में होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 30 नंबर कहता है अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो अमाशय में दोस्तों पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 31 नंबर कहता है दोस्तों, और अभी तक वीडियो क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा दोस्तों, और आगे भी इसी तरह दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट अभी एग्जाम के लिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड कराने वाला है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है,
दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। 32 कहता है कि फल को पकने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायित्व है? तो फल को पकने के लिए दोस्तों एथिलीन नामक उत्तरदायित्व हार्मोन इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ठीक है। अब 33 नंबर कहता है कि मलेरिया परजीवी का नाम क्या? तो मलेरिया परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 34 नंबर का आता है दोस्तों कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय, गर्भाशय, ठीक है, और डिंबाणु, ये तीनों मादा जनन तंत्र का भाग है, लेकिन शुक्रवाहिका ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 35 नंबर कहता है कि मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के युग्म है। जब भी जोड़ा पूछेगा दोस्तों कि कितना जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा होता है, तो जोड़ा दोस्तों ये 23 जोड़ा होगा। और अगर संख्या पूछे, ठीक है, दोनों में घबराना नहीं है, ठीक है, संख्या पूछे तो 23 होगा, लेकिन क्या पूछा है? जोड़ा पूछा है, तो जोड़ा में यहाँ पर 23 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर 23 इसका हो जाएगा, और अगर संख्या पूछे तो 46 होगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर कहता है कि मानव की स्त्री में लिंग गुणसूत्र होता है, तो क्या होता है? XX होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 37 नंबर कहता है दोस्तों कि निम्न में कौन यहाँ पर अनविकरणीय पदार्थ है? तो निम्न में दोस्तों यहाँ पर DDT यहाँ पर अनविकरणीय पदार्थ है, ठीक है। अब 38 नंबर कहता है कि पेड़ पौधे, जंतु तथा सूक्ष्मजीव पर्यावरण के कैसे घटक है? तो ये जैविक घटक, यानी कि जीविक, यहाँ पर जीवन इसमें होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों 2 और प्रश्न बचेगा, तो वीडियो क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। कहता है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, यानी कि जो दोस्तों पहले नहीं होता था अब उसका उपयोग होता है। तो पवन ऊर्जा का दोस्तों अब उपयोग करते हैं, पहले नहीं होता था, ठीक है। नेक्स्ट 40 नंबर आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कहता है कि कुल जल संचरण की एक पुरानी विधि है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में उपयोग लाई जाती है? तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से दोस्तों आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।